नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे, गिडियन हिस्ट्री चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह है यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ भाग 2। इसके भाग 1 में हमने देखा कि यूरोप में कैसे आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने किस प्रकार आक्रमण किया और आधुनिक युग की क्या-क्या विशेषताएं थीं। उन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में आज हम बात करेंगे धार्मिक विशेषताओं पर। तो धार्मिक विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है वह है ईसाई धर्म की प्रधानता और पोप की सर्वोपरिता। यूरोप में मध्ययुगीन जीवन की विशेषता थी ईसाई धर्म की प्रधानता। जीवन के हर क्षेत्र में ईसाई धर्म का प्रभाव प्रतिष्ठित था। समस्त पश्चिमी ईसाई जगत में कैथोलिक चर्च की सत्ता सर्वोपरि थी और रोम का पोप कैथोलिक जगत का सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी था। वह सब देशों में चर्च के बड़े-बड़े पदाधिकारी, आर्चबिशप, बिशप, कार्डिनल की नियुक्ति करता था। वह इतना अधिक शक्तिशाली माना जाता था कि वह किसी भी देश की जनता को यह आज्ञा दे सकता था कि वह अपने राजा के आदेशों को नहीं माने अथवा उसे सिंहासन से पदच्युत कर सके। वह निश्चित धार्मिक करों के अतिरिक्त छोटे-छोटे कर भी लगाता रहता था और इस प्रकार जनता से धन वसूल करता था। चर्च का प्रमुख कार्य था पादरियों के द्वारा ईसाइयों को ईसा मसीह के धर्म के सिद्धांतों को ठीक से समझाना और उनको प्रचलित कराना। चर्च के सहस्त्रों अधिकारियों और पादरियों तथा भिक्षुओं का व्यय चर्च के लगाए हुए करों से ही चलता था। हर ईसाई को अपनी आय का दशम भाग चर्च को देना पड़ता था और इस कर को टाइथ कहते थे। यह कर देना हर ईसाई के लिए अनिवार्य था। इस कर के अतिरिक्त ईसाइयों को पोप द्वारा लगाए 3 प्रकार के कर और दान में धन भी देना पड़ता था। उनके धार्मिक अवसरों पर पोप व चर्च द्वारा ईसाई को जनता का अधिकाधिक शोषण होता था, पर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने से साधारण लोग ये कर नहीं देना चाहते थे। राजा भी चर्च और पोप का विरोध करते थे। चर्च द्वारा शोषण के विरोध में राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना बढ़ जाने से राजा अपने देश को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। वे अपने राज्य से करों के रूप में पोप के पास जाने वाले धन को स्वयं अपने राज्य के लिए खर्च करना चाहते थे। राजा पोप द्वारा नियुक्त चर्च के अधिकारियों को भी अपने अधीन रखना चाहता था, क्योंकि वे ना तो राजा को कोई कर देते थे और ना ही वे राजाज्ञा मानने को बाध्य थे। वे पोप के आदेश ही मानते थे। चर्च के अपने न्यायालय थे जो राज्य के न्यायालयों से श्रेष्ठ और ऊपर माने जाते थे। चर्च के अधिकारी राज्य के कामों में हस्तक्षेप भी करते थे। ये सब बातें राजा के लिए असहनीय थी। दूसरा कारण जो है वह है चर्च की आंतरिक दुर्बलताएं। चर्च के पास अतुल संपत्ति थी, पर चर्च के धर्माधिकारी इस संपत्ति का उपयोग करते थे। वे भव्य प्रसादों में रहकर सांसारिक भोग विलासिताओं में निमग्न रहते थे। वे धर्म के मौलिक सिद्धांतों के प्रति और अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति उपेक्षित भी थे। उन्होंने पवित्र धार्मिक जीवन का परित्याग कर दिया था। चर्च का नैतिक स्तर अत्यधिक नीचे गिर गया था। चर्च में प्रचलित भ्रष्टाचार, अनैतिकता और सांसारिक विलासिता पादरियों के आचरण में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। अगली जो विशेषता है वह चर्च की कटु आलोचना, विरोध और आंदोलन, जिसके कारण भी आधुनिक युग आया। सांस्कृतिक पुनरुत्थान द्वारा जनित साहित्य, कला और विज्ञान ने एवं बौद्धिक व सांस्कृतिक जागृति ने सर्वसाधारण लोगों को एक नवीन स्फूर्ति, स्पंदन और चिंतन मनन से अनुप्राणित कर दिया था। इस पुनरुत्थान और जागृति के परिणाम स्वरूप लोगों ने कैथोलिक चर्च के अधिकारों, आदेशों और शोषण की कटु आलोचना कर उनका विरोध किया। यूरोप के अनेक देशों में पोप के हस्तक्षेप तथा प्रभुता का विरोध भी होने लगा। इंग्लैंड और फ्रांस में तो पोप के अधिकारों पर कई प्रतिबंध लगाए गए। 16वीं सदी के प्रारंभ से ही ईसाई धर्म व चर्च के परंपरागत अधिकारों और आदेशों के विरुद्ध सक्रिय आंदोलन प्रारंभ हो गए। यही धार्मिक अशांति और आंदोलन धर्म सुधार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस धार्मिक क्रांति और सुधार का मार्ग अन्य तत्वों ने भी प्रशस्त किया, जैसे राजाओं और देशभक्तों द्वारा चर्च के अनाधिकृत हस्तक्षेप और नियंत्रण का विरोध, पूंजीवादी भावना की वृद्धि,
राजाओं, उद्योगपतियों, व्यवसायियों और व्यापारियों द्वारा चर्च की अपार संपत्ति को आत्मसात करने की अपार इच्छा एवं ईसाई धर्म में व्याप्त मतभेद। इसके बाद हम इसकी आर्थिक विशेषताओं पर बात करेंगे, तो जिसमें सबसे पहले है मध्ययुगीन शिल्प संघ। मध्ययुगीन यूरोप में आर्थिक संगठन का आधार श्रमिकों और व्यवसायियों के संघ थे। इन्हें शिल्प संघ या गिल्ड कहा जाता था। उदाहरण के लिए इटली के फ्लोरेंस नगर में वस्त्र उद्योग में संलग्न श्रमिकों, कातने वालों, बुनकरों, रंगरेजों आदि के श्रेणी संगठन या संघ थे। विभिन्न श्रेणियों में श्रम विभाजन होता था। इनके सदस्यों को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। वे श्रेणी या संघ द्वारा बनाई हुई वस्तु की कीमत निर्धारित कर उस पर बल देते थे। साधन संपन्न व्यापारी इन संघों से बना हुआ माल खरीदकर बिक्री और खपत के लिए अन्य स्थानों पर उसको भेजते भी थे। व्यापारियों को भी अपने संघ या संगठन उनके अलग थे। दूसरा, धन संपन्न शक्तिशाली व्यापारी वर्ग का उदय। बुना हुआ माल खरीदने के साथ साथ कच्चा माल भी व्यापारी इन श्रेणियों और संघों को बेचते थे और कारीगरों से अपना माल तैयार करवाते थे। वे कारीगर व श्रमिकों को कम पारिश्रमिक देते थे, पर उनके द्वारा बनाए गए माल को अत्यधिक कीमत पर बेच करके भारी मुनाफा भी कमाते थे। धीरे धीरे धन संपन्न व्यापारियों ने कम लागत में अधिक माल उत्पन्न करने के लिए श्रमिकों व कारीगरों को उन्नत उपकरण भी उपलब्ध कराए और मौके पर ही उत्पादन की देखरेख भी करने लगे। वे उत्पादन प्रणालियों में सुधार करवाने लगे और इस प्रकार वस्तुओं की निर्माणशालाओं पर भी व्यापारियों का एकाधिकार और नियंत्रण हो गया। फलतः यूरोप में 16वीं सदी में धन संपन्न शक्तिशाली व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। यह पूंजीवादी उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था थी। तीसरा, नए व्यापारिक मार्गों और देशों की खोज। जैसा कि ऊपर मैंने बताया है कि 15वीं सदी में कुस्तुनतुनिया के पतन और पूर्वी यूरोप में विनाशकारी तुर्कों की प्रगति के कारण यूरोप तथा पूर्वी देशों के बीच व्यापारिक संबंध विच्छेद हो गया था। काले समुद्र तट के व भूमध्य सागर के व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गए थे। अतः पूर्वी देशों के साथ व्यापार पुनः स्थापित करने के लिए एवं यूरोपीय उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए व्यापारिक मार्गों की खोज बड़े उत्साह से प्रारंभ हुई। इसी बीच जल परिवहन में भी व्यापक परिवर्तन हुए और अब कुतुबनुमा की सहायता से समुद्र में बहुत दूर दूर तक यात्राएं करना संभव हो गया और जहाजों व नावों में नवीन किस्म के बादवानों का उपयोग से समुद्र में तेज हवाओं के विरुद्ध भी यात्रा करना सरल हो गया था। कोलंबस, वास्को डी गामा तथा अन्य साहसी नाविकों की खोज यात्राओं के परिणाम स्वरूप अनेक नए देशों को खोज निकाला गया और अनेक अज्ञात स्थल और समुद्री मार्ग प्रकाश में आए। अब नई व्यापारिक वस्तुएं, नए व्यापार क्षेत्र और नवीन आर्थिक साधन भी प्रकाश में आ गए। फलतः मध्ययुगीन कारीगरों और व्यापारियों की श्रेणियां जो थी वह पतोन्मुखी हो गई और अब व्यापार का विस्तार और पूंजी का संचय और उपयोग अभूतपूर्व रूप से हुआ। अगली विशेषता है पूंजीवाद का प्रारंभ और विकास। यूरोप में आधुनिक काल के प्रारंभ में विभिन्न व्यवसायों, उद्योग धंधों और वाणिज्य व्यापार बढ़ जाने से संचित पूंजी में वृद्धि हुई तथा व्यवसाय व व्यापार प्रणालियों में सुधार और परिवर्तन भी हुए। व्यवस्थित, सुनिश्चित और वैज्ञानिक आधारों पर व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों में उत्पादन और क्रय विक्रय होने लगे। इससे मुद्राओं का प्रचलन और प्रसार तथा बैंकिंग प्रणाली का प्रारंभ और विकास भी हुआ। बैंकों ने अपने जमा धन को अन्य व्यापारियों और व्यवसायियों को उनकी साख पर उधार देकर व्यापारियों के बिलों का भुगतान ठीक समय पर सुविधाजनक तरीके से करवाकर बैंकों ने पूंजीवाद का विकास किया। धीरे धीरे विशाल पूंजी को व्यापारियों को उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनियां स्थापित और विकसित की गई। ऐसी कंपनियों के शेयर होल्डर्स और व्यापारियों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए एकाधिकार भी प्राप्त हुआ। जॉइंट स्टॉक कंपनियों ने अनेक लोगों की बचत से प्राप्त धन को बड़े उद्योगों और विदेशी व्यापार में भी लगाया। अब बड़े पैमाने पर कल कारखाने भी स्थापित हुए। बड़े पैमाने पर उत्पादन, वितरण और क्रय विक्रय भी होने लगा और देशी और विदेशी व्यापार तथा उद्योग धंधों के विकास और सुरक्षा के लिए राजकीय नियम और विधान बनने लगे। इससे पूंजीवाद के विकास का मार्ग अत्यधिक तीव्र गति से प्रशस्त होता गया। अगली विशेषता है पूंजीवाद का प्रभाव। पूंजीवाद के कारण समाज
दो स्पष्ट वर्ग बन गए थे समाज में। प्रथम पूंजीपति वर्ग, जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार और स्वामित्व था, और दूसरा सर्वहारा वर्ग, जिसके पास स्वयं उत्पादन के साधन नहीं होने से अपने श्रम को सस्ते दामों पर उसे बेचना पड़ता था। कृषि में भी पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली प्रारंभ हो गई। धन संपन्न भूमिपतियों और जमींदारों ने भूमिधारी या पट्टेदार किसानों से अधिकतम कर नगद के रूप में मांगना शुरू कर दिया, और जब किसान उसे नहीं दे पाते थे तो वे कृषि भूमि से बेदखल कर दिए जाते थे। ये बेदखल कृषक शहरों में जाकर वहां विकसित हो रहे कल कारखानों में मजदूर बन गए। जमींदारों ने बेदखल भूमि का उपयोग या तो अधिक उपज के लिए किया या निर्माणशालाओं के लिए। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन में जब अनेक कृषक बढ़ा हुआ भूमि कर नगद में नहीं दे सके, तब भूमिपतियों ने उनको बेदखल कर दिया। इसमें से कुछ कृषक तो खेतीहार श्रमिक बन गए और इनमें से अनेक नगरों में कल कारखानों में श्रमिक हो गए। बेदखल हुई भूमि पर विशाल पैमाने पर बड़ी पूंजी से कृषि की जाने लगी। सदियों पूर्व से ब्रिटेन में भेड़ें जो है वह पाली जाती रही और उनके ऊन का व्यापार होता रहा। जब ऊनी वस्त्रों की मांग बढ़ी, ऊन महंगा हो गया और ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए निर्माणशालाएं एवं कारखाने प्रारंभ किए गए। ऊन की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए बेदखल हुई भूमि में अनेक स्थानों पर विशाल बाड़े बनवाए गए और उनमें अनेकानेक भेड़ों को पाला और रखा जाने लगा। ऊन उत्पादन लाभप्रद व्यवसाय बन गया और इस प्रकार कृषि में परिवर्तन आ जाने पर 16वीं सदी में विद्वान थॉमस मोर ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा है कि इंग्लैंड में भेड़ें लोगों को खा रही हैं। उद्योग व्यवसायों पर भी पूंजीवाद का प्रभाव आया। अब धन संपन्न व्यापारी कच्चा माल खरीदकर उसे कारीगरों में उत्पादन के लिए वितरित कर देते और उनकी कम मजदूरी देकर बना हुआ माल खरीद लेते और फिर उसे अपने देश में बेचते या निर्यात करते थे। यह उत्पादन की घरेलू प्रणाली थी। इससे मध्ययुगीन कारीगरों की श्रेणियां या संघ प्रणाली को गहन आघात भी लगा था। श्रेणी के कारीगर अपने उत्पादन और बनाई हुई वस्तुओं के लिए उनके ग्राहकों से संपर्क करते थे और वे बनाई हुई वस्तुओं के भाव निर्दिष्ट स्तर पर रखते थे। इसके विपरीत घरेलू पद्धति में ना तो ग्राहक संपर्क था, न वस्तुओं के निर्दिष्ट भाव और कीमत थी। ये कार्य पूंजीपति व्यापारियों ने ले लिया था। बने हुए माल की मांग के अनुसार उत्पादन के साधनों और प्रणालियों को धन संपन्न व्यापारी बदलने के लिए सक्षम हो गए थे। इसीलिए कालांतर में माल के विशाल पैमाने पर मांग के अनुसार उत्पादन के लिए कारखाना प्रणाली प्रारंभ हो गई। इससे कल कारखाने वाले औद्योगिक नगरों का निर्माण एवं विकास हुआ। शासन और राजा दोनों भी पूंजीवाद से प्रभावित हुए। राजा ने यह समझ लिया कि व्यापारी और व्यवसायी वर्ग धन संपन्न होने से भारी कर भी देने में समर्थ है और करों से प्राप्त धन का उपयोग वह अपनी सत्ता, सेना और प्रशासन के लिए कर सकता है। इसलिए राजा ने व्यापारियों और उद्योग व्यवसायियों को संरक्षण दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया। व्यवसायियों और व्यापारियों ने भी यह अनुभव कर लिया था कि राजशक्ति उनको शांति और सुरक्षा प्रदान कर सकती है, इसलिए उन्होंने राजा का समर्थन किया। राजा ने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने व्यापार, उद्योग और व्यवसाय से विदेशों से सोना चांदी ला करके राज्य को अधिकाधिक समृद्ध बनाए। उनके व्यापार की वृद्धि के लिए राजा ने समुद्र पार नए देशों में अपने उपनिवेश भी स्थापित किए। राजा ने अन्य राष्ट्रों से प्रतिस्पर्धा और युद्ध व संधियां भी की। जब राजा ने अधिकाधिक धन संपन्न होते हुए व्यापारियों और उनकी कंपनियों पर एकाधिक कर लगाए, तब व्यापारियों और उद्योगपतियों ने राजा की इस बढ़ती हुई निरंकुश शक्ति का विरोध किया। इसके स्वेच्छाचारिता को नष्ट कर लोकतंत्र स्थापित करने में सहयोग दिया। इस प्रकार पूंजीवाद और वाणिज्यवाद से निम्नलिखित नवीन नीतियों और सिद्धांतों के प्रतिपादन में अभूतपूर्व योगदान दिया गया। जैसे पहला, प्रदेश में स्थायी थल सेना और जल सेना की स्थापना। दूसरा, कच्चा माल प्राप्त करने और बने हुए माल की बिक्री और खपत के लिए नवीन उपनिवेशों की स्थापना। तीसरा, व्यापार, व्यवसाय और उद्योगों के माल को अधिकाधिक निर्यात कर उन्हें प्रोत्साहित करना और विदेशों से बड़े पैमाने पर सोना चांदी और धन प्राप्त करना। चौथा, वस्तुओं का अधिकाधिक निर्यात करना और आयात कम करना, जिससे देश अधिक संपन्न हो। विदेशी माल की खरीदी और आयात को निरुत्साहित करना।
पांचवा, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित कर उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करना। छठवां, अधिकाधिक कर लगाने वाली निरंकुश स्वेच्छाचारी राजसत्ता का उन्मूलन कर लोकतंत्र की स्थापना करना। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ कैसे हुआ और उसकी क्या क्या विशेषताएं थीं, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।